बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम दोबारा से जनरेटर की रेटिंग यानी कैपेसिटी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले केवीए, फिर किलोवाट और फिर पावर फैक्टर, इन तीनों टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, जबकि हम इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं और बार बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हमने कोशिश की है। लेकिन बहुत से लोगों को अभी भी केवीए, किलोवाट और पावर फैक्टर के हवाले से कन्फ्यूजन रहती है जनरेटर के अंदर। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक सिंपल मेथड के ज़रिए से आपको समझाएं। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास एक जनरेटर है। जनरेटर का काम क्या है? पावर की प्रोडक्शन, यानी कि बिजली पैदा करना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या पावर प्रोडक्शन। तो जनरेटर बिजली पैदा कर रहा है, यानी कि पावर को जनरेट कर रहा है। अब जनरेटर की कैपेसिटी में केवीए, किलोवाट वगैरह का क्या रोल है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरेटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। तो जनरेटर की टाइप्स में या तो एसी जनरेटर होगा या डीसी होगा। अच्छा, एसी में या सिंगल फेज़ होगा या थ्री फेज़ होगा, जबकि डीसी में सिंगल और थ्री फेज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम आज के टॉपिक को डीसी जनरेटर से शुरू करते हैं। तो आपको पावर का फार्मूला याद होगा, P=VI वाला, जो कि हमने ओम्स लॉ की वीडियोज़ में डिफ़ाइन किया है। तो पावर का जो सिंपल फार्मूला है, ख़ासतौर पे डीसी सर्किट की जब हम बात करते हैं, तो वो क्या है? P=VI, यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ की पावर मालूम करनी हो तो उसके वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जनरेटर की हमें पावर मालूम करनी है कि ये कितनी कैपेसिटी का है या इसकी रेटिंग कितनी है। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये देखना होगा कि वो जनरेटर कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, उसका मैक्सिमम आउटपुट करंट कितना है। तो वोल्टेज और करंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो पावर होती है। अब पावर को हम डीसी सर्किट में वॉट्स में मेजर करते हैं। तो लेट सपोज़ कि हमारे पास जो डीसी जनरेटर है वो 24 वोल्ट का है और उसका मैक्सिमम करंट 10 एम्पेयर है। तो पावर का फार्मूला क्या कह रहा है कि अगर हमें पावर मालूम करनी हो तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 24 वोल्ट 10 एम्पेयर। अच्छा, यहाँ पर आई करंट के लिए यूज़ किया जाता है और ए एम्पेयर के लिए। ज़ाहिरी तौर पे इसमें कोई फ़र्क नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ए का वर्ड यूज़ करेंगे। तो 24 वोल्ट 10 एम्पेयर, तो हमने क्या करना है? वोल्टेज को एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने जब 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो भी आंसर आया वो इसकी पावर कहलाएगी। तो पावर को हम वॉट्स में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ साबित हुई कि एक 24 वोल्ट डीसी का जनरेटर अगर 10 एम्पेयर मैक्सिमम करंट देगा हमें, तो उसकी जो रेटिंग कहलाएगी वो 240 वाट्स होगी। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो अब हम एसी सर्किट की तरफ चलते हैं। अब हम एसी जनरेटर की बात कर रहे हैं। तो एसी में हमने आपको बताया कि या तो सिंगल फेज़ जनरेटर होगा या थ्री फेज़ होगा। तो सबसे पहले सिंगल फेज़ को लेके चलते हैं। अच्छा, सिंगल फेज़ में भी यही फार्मूला रहेगा कि वोल्टेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे एम्पेयर्स के साथ। तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारा वॉट्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब एसी सर्किट की बात हो रही है, डीसी की बात नहीं हो रही। तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू हमें मिलती है उसको हम VAE लिखते हैं, यानी वोल्टेज एम्पेयर। और इसका जो नाम है एक्चुअल वो अपेरेंट पावर है, यानी कि ये ज़ाहिरी ताकत है जनरेटर की, जो कि वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करके हासिल हो रही है। अच्छा, VA से अगर हमें KVA में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल है, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास KVA की वैल्यू आ जाती है। अब हम एक जनरेटर सिंगल फेज़ का लेंगे और उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास सिंगल फेज़ जनरेटर है जो कि 220 वोल्ट का है और 10 एम्पेयर मैक्सिमम उसकी करंट की कैपेसिटी है। तो 220 वोल्ट जो कि नॉर्मली डोमेस्टिक एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है हमारे घरों वगैरह में, और उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 एम्पेयर है। तो हमें मालूम करना है कि ये कितने केवीए का जनरेटर है और ये जनरेटर सिंगल फेज़ है। तो यहाँ पर हमें यही फार्मूला अप्लाई करना होगा, यानी कि वोल्टेज को एम्पेयर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 220 को जब हमने 10 से किया तो हमारे पास जवाब आएगा 2200। तो 2200 जब हमारे पास आंसर आ गया तो ये 2200 क्या कहलाएगा? ये VA कहलाएगा। अब VA से हमें KVA में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 2200 को जब हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2.2। तो ये क्या है 2.2? बेसिकली ये हमारे जनरेटर की कैपेसिटी है जिसको हम KVA में मेजर करते हैं। तो ये सिंगल फेज़ जनरेटर का सिंपल फार्मूला है। अच्छा, अब हम आ गए थ्री फेज़ जनरेटर के ऊपर। तो थ्री फेज़ में सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा 1.732 की वैल्यू का। तो फार्मूला वही है, वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज। अच्छा, ये वोल्टेज यहाँ पर लाइन वोल्टेज होंगे सिंगल फेज़ में हमेशा फेज़ वोल्टेज, और थ्री फेज़ जनरेटर की जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो VL यानी कि लाइन वोल्टेज को रखते हैं। तो अगर 220 वोल्ट का जनरेटर है तो उसके लाइन वोल्टेज 380 बनते हैं, अगर 230 का है तो उसके लाइन वोल्टेज 400 बनते हैं। तो अभी हम कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पर वोल्टेज, लाइन वोल्टेज की वैल्यू हमें लेनी है, जनरेटर के मैक्सिमम एम्पेयर्स लेने हैं 1.732, जो कि थ्री फेज़ जनरेटर के लिए कांस्टेंट रहती है वैल्यू।
तो जो भी हमारे पास आंसर आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो यहाँ 3 फेज जनरेटर के KVA हमें मिल जाते हैं। अब हम एग्जाम्पल के लिए एक वैल्यूज़ ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक 3 फेज 400 वोल्ट का जनरेटर ले लिया जो कि मैक्सिमम हमें 100 एम्पेयर्स का करंट दे रहा है और 1.732। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। आप चाहे तो कैलकुलेटर लेकर ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आया 69.28। ये 69.28 क्या है, 3 फेज जनरेटर की KVA की रेटिंग है। यानी कि अगर एक जनरेटर 69.28 KVA का है 3 फेज, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका मैक्सिमम करंट 100 एम्पेयर होगा, उसके वोल्टेज 400 होंगे लाइन वोल्टेज। और ये सारी कैलकुलेशन करके हमें यहाँ पर KVA की वैल्यू मिल जाती है। तो KVA तक अगर आप क्लियर हो गए तो अब हम किलोवाट की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे किलोवाट के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि जो भी वैल्यू हमें वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके मिल रही है उसको हम KVA कह रहे हैं, जो कि अपेरेंट पावर होती है जनरेटर की। किलोवाट जो कि एक्चुअल पावर होती है। अच्छा, KVA और किलोवाट में किस चीज़ का फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर क्या है, एक रेशो है। रेशो क्या है, यानी कि अपेरेंट पावर और एक्चुअल पावर के दरमियान एक रेशो है जिसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। और इसी से हमें KVA और किलोवाट का फ़र्क पता चलता है। तो इसका सिंपल ट्रायंगल आपको जहन में रखना है। इसका ट्रायंगल इस तरह होता है कि एक्चुअल पावर हमेशा ऊपर होगी किलोवाट्स में, KVA और पावर फैक्टर आमने सामने होंगे। अब हमारे पास अगर KVA की वैल्यू है और पावर फैक्टर की है तो हमें किलोवाट मिल जाएंगे। किस तरह कि हम KVA को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने KVA की वैल्यू जो हमें मिली थी 69.28, उसको पावर फैक्टर की वैल्यू से 0.8 से मल्टीप्लाई किया है तो 55.424 इस तरह का आंसर आया। तो ये हमारे किलोवाट हैं। यानी कि 69 KVA का जनरेटर अगर उसका पावर फैक्टर 0.8 होगा तो 55 किलोवाट का बनेगा। अब ये 0.8 कहाँ से आया, इसके ऊपर हम पहले डिटेल से बात कर चुके हैं। तो जनरेटर के पावर फैक्टर को समझने के लिए बस आप ये समझ लें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि जनरेटर की रेटिंग दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है कि वो कितने मैक्सिमम वोल्टेज दे सकता है और कितने मैक्सिमम एम्पेयर्स। अच्छा, पावर फैक्टर के कम ज़्यादा होने से वोल्टेज पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, बल्कि जो इफ़ेक्ट आता है वो हमारे एम्पेयर्स पे आता है। क्या इफ़ेक्ट आता है, जब भी हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज़ होता है तो एम्पेयर यानी करंट डिक्रीज़ होता है, और जब भी पावर फैक्टर डिक्रीज़ होगा तो एम्पेयर या करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो अब हम मान लेते हैं कि जनरेटर 0.8 पावर फैक्टर के लिए डिज़ाइन है और उस पर जो लोड चल रहा है उसका पावर फैक्टर 0.8 से कम हो गया है। तो क्या होगा कि एम्पेयर्स एक्सीड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि जनरेटर के जो एम्पेयर्स हैं मैक्सिमम, उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, यानी उसकी केबल्स, उसकी वाइंडिंग, उसका ब्रेकर, उसके सारी चीज़ें जो है वो एक मैक्सिमम एम्पेयर रेटिंग तक के लिए डिज़ाइन है। अब अगर पावर फैक्टर कम होने से एम्पेयर बढ़ते हैं तो क्या होगा कि हमारा जनरेटर ओवरलोडिंग की तरफ जाएगा। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर कभी भी ये अलाउ नहीं करता कि आप उसकी मैक्सिमम एम्पेयर रेटिंग से ज़्यादा उस पर लोड डालें। तो अगर आपके पास कोई ऐसा लोड है या कस्टमर के पास ऐसा लोड है जिसका पावर फैक्टर 0.8 से नीचे जा रहा है, तो वहाँ पर हमें ख्याल रखना होता है कि जनरेटर पर उसके एम्पेयर रेटिंग से ज़्यादा एम्पेयर ना जाएं। इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझा लेते हैं। तो ये वैल्यू सिर्फ हमने समझाने के लिए लिखी है। मसलन एक जनरेटर अगर मैक्सिमम 1000 एम्पेयर का है 0.8 पावर फैक्टर पर, तो अगर 0.7 हो जाता है पावर फैक्टर तो मान लेते हैं कि उसके एम्पेयर 1300 चले जाएंगे, और अगर 0.6 होता है तो 1600 तक चले जाएंगे एम्पेयर। तो ये कभी भी अलाउेबल नहीं होगा कि जनरेटर की रेटिंग से ज़्यादा उस पर एम्पेयर डाले जाएँ। तो जब भी आपके लोड का पावर फैक्टर कम होगा तो आपको एम्पेयर को डिक्रीज़ करना होगा। अब उसकी दो ही सूरतें होती हैं, या तो आप PFI प्लांट लगाएंगे, अपना पावर फैक्टर इंक्रीज़ करेंगे ताकि आपके एम्पेयर कम हो। अगर आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि जनरेटर पर नॉर्मली पावर फैक्टर प्लांट चलाना भी अलाउ नहीं होता, तो उसके साइड इफ़ेक्ट जनरेटर के ऊपर आते हैं। तो इसीलिए अगर आपका पावर फैक्टर कम है तो फिर आपको एक्चुअल जो लोड है जनरेटर के ऊपर उसको कम करना होगा। आपको अपना लोड 1000 एम्पेयर तक ही रखना होगा अगर यहाँ तक उन्होंने अलाउ किया हुआ है। तो इसीलिए जनरेटर का पावर फैक्टर का जो जनरेटर में रोल है बस वो यही है कि जितने पावर फैक्टर के लिए जनरेटर डिज़ाइन है आपका लोड उसी के अराउंड में रहना चाहिए ताकि वो ओवरलोडिंग की तरफ ना जाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका KVA, किलोवाट और पावर फैक्टर के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।